हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, सारे पोस्ट के जो भी जीविका के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट थे, सभी का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है। और हम लोग आज विशेष बात करने वाले हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। तो इसकी जो एग्जाम डेट है वह 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक शेड्यूल्ड है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए, थ्योरी मैंने इसका सब्जेक्ट नॉलेज ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, वो प्रोवाइड कर दिया है मैंने समय से पहले ही। आप लोग जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसका अगर क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हैं या किसी भी सोर्सेज से आपने पढ़ाई किया है, तो अब एग्जाम के पहले कुछ समय जो होता है वह रिवीजन का होता है, जिसमें हम लोग थ्योरी जो पढ़ चुके रहते हैं उसके जो नोट्स रहते हैं वो हम लोग देखते हैं, हमारे द्वारा जो बनाया जाता है नोट्स, और साथ में हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं, यानी क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। उसी के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। ये एकदम जैसा सिलेबस में दे गया है ठीक उसी सीक्वेंस में ही मैं आपको बताऊंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप सभी लोगों का सब्जेक्ट नॉलेज में से 20 नंबर पक्का हो जाए। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ हमने सेक्शन वाइज किया है इसको। सेक्शन 1 में जो इंडियन रूरल सोसाइटी, रूरल पॉवर्टी, रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं और आप लोगों को बताऊंगा। तो ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद से उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है इंडियन रूरल सोसाइटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिए गए कथनों में से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ ग्रामीण समाज के बारे में कुछ कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। रूरल सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एजुकेशन लेवल एंड लो सोशल मोबिलिटी। दूसरा स्टेटमेंट है ग्रामीण जीवन आमतौर पर जटिल, आधुनिक और अत्यधिक व्यक्तिवादी होता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ज्वाइंट फैमिलीज एंड अ क्लोज कम्युनिटी लाइफ आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ग्रामीण समाज के बारे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ये कैसे गलत है? तो देखिए, जो ग्रामीण जीवन होता है वह जटिल नहीं होता बल्कि सुलझा हुआ होता है, उलझा हुआ नहीं होता। आधुनिक नहीं होता है बल्कि सरल होता है, सिंपल होता है। और अत्यधिक व्यक्तिवादी तो एकदम नहीं होता है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था ग्रामीण समाज की विशेषता के बारे में कि वहाँ का लाइफ कैसा होता है। तो सिंपल होता है, लोग वहाँ कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, एक समुदाय बना के रहते हैं। लेकिन शहर में आपको समुदाय दिखता है, शहर में व्यक्तिवादी दिखता है, लोग अपने में ही रहते हैं। व्यक्तिवादी कहने का मतलब, इंडिविजुअलाइज्ड कहने का मतलब कि लोग अपने अपने में ही खुश हैं भैया, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। तो ये हमें ग्रामीण समाज में नहीं बल्कि शहरी समाज में देखने को मिलता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो कास्ट सिस्टम इन रूरल इंडिया के बारे में, यानी कि ग्रामीण भारत में जाति प्रणाली के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यह ध्यान रखिएगा, ये पहले स्टेटमेंट में पूछा था, पहले क्वेश्चन में पूछा था करेक्ट है, इसमें हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कास्ट सिस्टम के बारे में। यह पेशा और धार्मिक पवित्रता पर आधारित वंशानुगत सामाजिक पदानुक्रम है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तो पारंपरिक समाज में व्यवसाय जाति आधारित होते थे, जैसे दलितों को श्रम कार्य सौंपना। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यह प्रणाली सभी जातियों को समान अवसर देती थी कि वे पेशा बदल सके। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल स्टेटमेंट 3 गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो ये स्टेटमेंट 3 कैसे गलत है? यह कास्ट सिस्टम को ये नहीं करती, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करती, समान अवसर नहीं देती, बल्कि भेदभाव करती है। तो सरकार यही कोशिश कर रही है उनको समान अवसर देने की, लेकिन समाज तो उनको नहीं देती है, समाज भेदभाव करती है। तभी तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और वो संविधान के माध्यम से रिजर्वेशन और बहुत सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में वो मेंशन्ड है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये रूरल डेमोग्राफी को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? ये रूरल डेमोग्राफी के बारे में बेसिकली पूछ रहा है कि वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रूरल डेमोग्राफी बेसिकली क्या होता है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो उच्च जन्म दर और अधिक आश्रित जनसंख्या, उसमें बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है और जो भी पॉपुलेशन है उसमें से ज्यादातर लोग डिपेंडेंट होते हैं अपने फैमिलीज पे। तो रूरल डेमोग्राफी में ऐसे ही, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि किसी खास विशेष जगह का, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का क्या रेशियो है, मतलब मेन इज टू फीमेल कितना है, फिर उसके बाद उसमें बूढ़े लोग कितने हैं, डिपेंडेंट लोग कितने हैं, ये सब चीज डेमोग्राफी में दर्शाता है। पॉपुलेशन दर्शाता है सिर्फ जनसंख्या को, सिर्फ नंबर ऑफ पीपुल्स को। लेकिन वही अगर उसका बाइफर्केशन हम लोग कर देते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में हम लोग विभाजित कर देते हैं, तो वह डेमोग्राफी को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और स्टेटमेंट देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा नहीं। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली आसान होते हैं।
वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से ज्यादा आसान ये होते हैं। इसमें आपको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान से उसको पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद आंसर बहुत इजीली आप दे दीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। परंपरागत ग्रामीण भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और भूमि स्वामित्व के पारस्परिक संबंध से सामाजिक स्तरीकरण कैसे बना रहता है? इसका सबसे सटीक संरचनात्मक तंत्र कौन सा है? तो बहुत भारी भरकम शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर इसको हम लोग एक समरी करें तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि हमने रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या है सामाजिक स्तरीकरण, मतलब स्तरीकरण का मतलब होता है लेवल बांटना, ये उच्च नीच ये सब चीज, उच्च वर्गीय जाति हैं, मध्य वर्गीय जाति हैं और निम्न वर्गीय जाति हैं। तो ये गांव में हमें ज्यादा देखने को, शहर में भी है लेकिन गांव में इन सब का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो ये चीज ग्रामीण भारतीय समाज में देखने को मिलता है, लेकिन उसी के कारण क्या हो रहा है कि जाति व्यवस्था भी उत्पन्न हुई है और भूमि स्वामित्व के कि मतलब ये दर्शाता है कि जो जाति व्यवस्था का स्तरीकरण हुआ है उसके हिसाब से भूमि स्वामित्व यानी लैंड ओनरशिप भी यह दिखाता है, वह रिलेट करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट उस चीज को बेहतर जस्टिफाई करता है इस स्टेटमेंट को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, व्यवसाय और पवित्रता पर आधारित वंशानुगत पदानुक्रम विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को भूमि और शक्ति का नियंत्रण देता है। तो व्यवसाय, जैसे हमने देखा कि व्यवसाय भी बटा हुआ है आपका जाति पे कि उच्च वर्गीय जाति जो है वह ये काम करेंगे, जैसे ब्राह्मण हो गए वह पूजा पाठ करेंगे। और पवित्रता तो प्योरिटी इसको बोला जाता है, आधारित ये वंशानुगत पदानुक्रम है। वंशानुगत पदानुक्रम कहने का मतलब कि जैसा भी मैंने बताया था कि कास्ट ए का अगर कोई मेंबर है तो उसका आगे वाला पीढ़ी भी कास्ट ए का ही होगा, वह चेंज नहीं होगा। ये वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये अभी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें कास्ट सिस्टम जो है वह वंशानुगत ही है। तो जो ये पेशा कर रहे हैं आगे वही ये भी पेशा करेंगे, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्टली केसेस में तो यही होता है। और यह डिफाइंड होता है कि इस कास्ट के लोग ये काम करेंगे और भूमि स्वामित्व भी उन्हीं के पास होती है, मतलब सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास होती है। लेकिन यह क्या करता है, जिसके कारण यह हमारे समाज में एक जाति आधारित असमानता को विकसित कर दिया है, जैसे कि उच्च वर्ग बना दिया, मध्य वर्ग बना दिया और निम्न वर्ग बना दिया। तो ये चीज क्या डेवलप की, इंटरडिपेंडेंस इन सभी में। जैसे हमने जजमानी सिस्टम पढ़ा था, तो जजमानी सिस्टम बेसिकली क्या है, निम्न वर्गीय जाति जो उच्च वर्गीय जाति पे आर्थिक स्थितियों के लिए डिपेंडेंट होते हैं कि वहां हम लोग जाके सेवाएं प्रदान करेंगे और उच्च वर्गीय जाति हमें या तो फूड ग्रेन्स देंगे या पैसे देंगे। तो ये क्या है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो इसी चीज को यहाँ पे इस स्टेटमेंट में सबसे बेहतर तरीके से दर्शाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ते हैं। कानूनी सुधार, शहरीकरण, आरक्षण नीतियां और शिक्षा ने समय के साथ जाति की कठोरता को कमजोर किया है, लेकिन फिर भी कौन सा प्रमाण दिखाता है कि आधुनिक ग्रामीण भारत में जाति अभी भी सामाजिक बहिष्करण का एक प्रभावशाली तंत्र है? तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये पूछ रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सारा और देश में इतना सारा ये लॉ इन्फोर्स किया गया है, इस तरीके के इनैक्टमेंट किए गए हैं, कानूनी सुधार हो गया या फिर शहरीकरण हो गया, आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया, ये जो जाति व्यवस्था है उसको हम लोग इक्वल कर सके, उसको खत्म कर सके, इक्वल नहीं बल्कि खत्म कर सके, लोगों को एक बराबर ला सके। लेकिन फिर भी अभी हमें कुछ जगह पे भेदभाव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वह किस ऑप्शन में सबसे बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, कुछ स्थानों पर संवैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद अस्पृश्यता यानी छुआछूत और बहिष्कार का बने रहना है, तथा विवाह, राजनीति और ग्राम नेतृत्व पर जाति का लगातार प्रभाव होता है। तो ये हमने इंडियन रूरल सोसाइटी में ही देखा था, जो स्तरीकरण हमने पढ़ा था रूरल स्ट्रैटिफिकेशन, उसमें हमने देखा ये जाति व्यवस्था जो है उसमें उसके कारण क्या हो रहा है, अस्पृश्यता तो है ही और बहिष्कार भी उनका हो रहा है। उच्च वर्गीय जाति निम्न वर्गीय जाति का बहिष्कार करती है और ये सब चीज कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, विवाह में, राजनीति में और ग्राम नेतृत्व में। यानी कि गांव को अगर रिप्रेजेंट करना है, वहां पे मुखिया के पद पे अगर किन्हीं को खड़ा होना, तो वहां पे क्या हो रहा है, मुखिया भले ही वो सीट रिजर्व किया गया है आपका SC ST या फिर OBC के लिए, EBC के लिए, लेकिन प्रभाव फिर भी उच्च जाति का ही रहेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। कौन सा कारक संयोजक पारंपरिक ग्रामीण संस्थागत संरचनाओं से उत्पन्न ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामना की जा रही सबसे महत्वपूर्ण समकालिक सामाजिक आर्थिक चुनौती को दर्शाता है? क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा था, इसको मैं सिंपल भाषा में कर देता हूँ। यह बता रहा है कि जो आज की महिलाएं झेल रही हैं, जो समाज में जो भी चीज हो गया,
ग्रामीण समाज में जो भी उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता या फिर शिक्षा में कमी होती है, ये सब चीज, शिक्षा का अवसर उनको नहीं प्रदान किया जाता, ये सब चीज पारंपरिक कुछ ना कुछ चीजों का देन है। तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इन सब चीजों को ये जन्म दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, शिक्षा, स्वामित्व और नेतृत्व में बाधाएं हैं जो कम महिला साक्षरता, पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कियल और पितृवंशीय यानी पेट्रीनीलियल पारिवारिक संस्थाओं में संरचनाओं के कारण सीमित संपत्ति अधिकारों से उत्पन्न होती है। तो ये जो चीज महिलाओं के साथ हो रही है गांव में बहिष्कार, वह इन सब चीजों का देन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हरित क्रांति ने ग्रामीण समाज पर प्रभाव को किस विरोधाभासी परिणाम द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट हुआ था उसके कारण एक पैराडॉक्सियल आउटकम आया था। तो पैराडॉक्स वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज अगर हम करते हैं तो उससे उत्पन्न एक या दो, एक से ज्यादा स्थिति होती है, हो सकता है दो स्थिति उत्पन्न हुई, वो दो जो स्थिति उत्पन्न होती है वो दोनों, पता है, एक तो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन दूसरा जो होता है रिजल्ट उसके साथ ही रिलेटेड रहता है, वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो हमारे समझ में भी नहीं आता। वही चीज यहाँ पूछ रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ ऐसा ही हुआ था, इम्पैक्ट एक आया था और उसके साथ एक और इम्पैक्ट आया था, वही इम्पैक्ट के बारे में ये पूछ रहा है। तो यह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी। यह क्या किया, इसने कृषि उत्पादन तो बढ़ाया लेकिन साथ ही क्षेत्रीय और वर्ग आधारित असमानताओं को भी बढ़ा दिया था। पहले पूरे देश भर के किसान एक समान थे कि उनका प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हो, ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, उसमें इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगता था, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ज़्यादा लगते थे उसमें। तो यह सिर्फ वही किसान अफोर्ड कर सकते थे जो ऑलरेडी वेल्दी थे, जिनके पास फंड्स थे। तो ये ज़्यादा सक्सेस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, और यूपी बिहार के जो क्षेत्र में है वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं सक्सेस कर पाया था क्योंकि यहाँ पे किसानों के पास पैसे नहीं थे। तो पहले सब एक बराबर थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, पंजाब हरियाणा प्रॉस्पर कर गया और यूपी और बिहार के किसान या फिर कृषि जो है वह अब भी इनके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो यह ग्रीन रेवोल्यूशन का पैराडॉक्सियल आउटकम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को दर्शाने के लिए संस्कृतिकरण शब्द किसने गढ़ा था। तो देखिए, ये सेक्शन 1 के ही इंडियन रूरल सोसाइटी में मैंने एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा है कि संस्कृतिकरण क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है कि भारतीय जाति व्यवस्था में जो ये शब्द इस्तेमाल होता है संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता को दर्शाने के लिए, वह किस फिलोसफर ने दिया था, उस इंसान का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवास जी ने। एम.एन. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। यह क्या होता है संस्कृतिकरण? यह एक ऐसी सिस्टम होती है जहां निचली जातियां उच्च जाति की पूजा पद्धति, रीति रिवाज और जीवन शैली अपनाकर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वह जाति को नहीं अपना रहे हैं, निम्न वर्गीय जाति उच्च वर्गीय जाति को नहीं अपना रहे हैं, बल्कि उनकी रीति रिवाज को अपनाते हैं। तो इस चीज को बोला जाता है, इस सिस्टम को बोला जाता है संस्कृतिकरण। और एम.एन. श्रीनिवास जी ने इस चीज को बताया था, दर्शाया था, इस वर्ड का इस्तेमाल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय जाति समाज में पदानुक्रम और पारस्परिक निर्भरता के सह अस्तित्व को कौन सी संकल्पना समझाती है। तो देखिए, पदानुक्रम मतलब हिरार्की और इंटरडिपेंडेंस भारतीय जाति समाज में, यह पूछ रहा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस चीज को सबसे बेहतर तरीके से समझाता है, हिरार्की और इंटरडिपेंडेंस का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शुद्धता और अशुद्धता। तो यह लुइस डूमो एक स्कॉलर थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कास्ट हिरार्की को प्योरिटी पोल्यूशन के बेसिस पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उन्होंने बताया था कि इसमें ऊंच नीच तो बनी, जैसे ऊंच जाति हो गई, नीच जाति हो गई, ये चीज तो बना, लेकिन समाज में पारस्परिक निर्भरता भी बनी रही। जो जजमानी सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, वह समाज में पारस्परिक निर्भरता ही तो है। और जाति व्यवस्था जो ऊंच नीच बना, तो लोअर कास्ट अपर कास्ट पे डिपेंडेंट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, मतलब वो आर्थिक स्थिति के लिए वो ऊपर ऊंचे कास्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यह इस चीज को सबसे बेहतर तरीके से दर्शा सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी विशेषता जाति को वर्ग से अलग करती है, कास्ट को क्लास से अलग करती है? तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशानुगत स्थिति। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ग जो होता है वह आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है और उसमें गतिशीलता संभव है, लेकिन जाति जन्म से निर्धारित और कठोर होती है। जैसे ये बेसिकली कास्ट और क्लास के बारे में हो रहा है, तो
क्लास हम लोग कब ये कर सकते हैं, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तब आप लोअर इनकम ग्रुप क्लास में आइएगा। लेकिन वही आपके पास कल पैसा आ जाता है, आप सक्सेस कर जाते हैं, आपका बिजनेस हो गया, आपकी नौकरी लग जाती है और धीरे धीरे आपके फैमिली में सभी का वो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाता है, तब आप लोअर इनकम से मिडिल इनकम में जाइएगा और मिडिल इनकम से हाई इनकम में जाइएगा, चाहे किसी भी कास्ट के आप बिलोंग करते हैं। तो कास्ट को आप चेंज कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन कास्ट तो चेंज नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कोई भी स्टेटस में आप जाते जाएं, लोअर इनकम से हायर इनकम में चले जाएं या वीआईपी में चले जाएं, लेकिन कास्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। कास्ट जो आप यहाँ था वही आपका यहाँ भी रहेगा। वही चीज यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए, इन रूरल सोसाइटी से 10 क्वेश्चंस करवाया मैंने। अब अगला सेक्शन रूरल पॉवर्टी है, इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सेशन में आप लोगों को मजा आ रहा होगा तो लाइक बटन दबा दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं रूरल पॉवर्टी से। ग्रामीण गरीबी के संदर्भ में अधरोजगारी किस स्थिति को दर्शाती है? अधरोजगारी मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो यह ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट बेसिकली बोला किसको जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि लोगों को अपनी क्षमता से कम काम करना, जिससे कौशल, समय या फिर आय क्षमता का पूर्ण उपयोग ना होना। देखिए, आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज है और आप काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का। तो ये क्यों आप काम कर रहे हैं? आप अपने शौक से नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि वह रोजगार ही, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जॉब्स है ही नहीं, सरकारी जॉब्स है ही नहीं। आपको अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कमाना है ही। आपने लोन लेके वह बीटेक किया है, तो आप क्या करिएगा भैया? सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल रहा है, वो आप करिएगा। वही चीज होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि वहां पे रोजगार बहुत ज्यादा है नहीं और कृषि भी उतने अच्छे तरीके से डेवलप हुई नहीं है, तो लोगों का स्किल जो है, जो उनके अंतर्गत कौशल है, वह पूरी तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का, ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने कोर्स कर रखा है और आपका स्किल यूटिलाइज किया जाता है, आपको एज सॉफ्टवेयर डेवलपर रिक्रूट किया जाता है, तब आपको थोड़ी 7 या 8 हज़ार रुपये सैलरी दिया जाएगा। तो हो सकता है 50 हज़ार या लाख रुपया, या हो सकता है उसके ऊपर भी। तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, वहां पे आपका स्किल यूटिलाइज हो रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यह पूछ रहा है कि गरीबी मापन की कैलोरी आधारित विधि का मुख्य आधारभूत अनुमान क्या था? प्राइमरी एजम्पशन क्या था कैलोरी इनटेक मेथड में पॉवर्टी मेजरमेंट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, हम लोग कैलोरी आधारित गरीबी मापन जो हमने पढ़ा था, वह किस तरीके से किया जाता था, क्या बेसिस था उसका। उसमें यही बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक कैलोरी से कम उपभोग करता है तो वह ग्रामीण गरीब माना जाएगा। जैसे हमने गरीबी रेखा निर्धारित किया था, तो शहरी क्षेत्र के लिए अलग था और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग था कि वह इतना, एक इंसान इतना कैलोरी से अगर कम एक दिन में वो ले रहे हैं, उससे कम ले रहे हैं, तो अब वह गरीब कहलाएंगे। जैसे गांव के लिए था 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए था 2100 कैलोरी पर डे, पर पर्सन पर डे। तो इससे नीचे अगर कोई ले रहे हैं तब तो वह गरीब कहलाएंगे। यह गरीबी मापने का एक प्रोसेस था, एक तरीका था। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लक्कड़वाल समिति 1993 ने कैलोरी आधारित पद्धति को बनाए रखा, लेकिन गरीबी रेखा को किस विशेष आर्थिक सूचकांक से जोड़कर पद्धति में सुधार किया गया? देखिए, ये कैलोरी इनटेक जो प्रोसेस था कि शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग, ये कंप्लीट नहीं था, इससे ओवरऑल पॉवर्टी नहीं दिख पाता था। तो इसको और किसी चीज के साथ जोड़ा गया था, वही यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिससे इसे राज्य विशिष्ट बनाया गया था। तो हर राज्य में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर राज्य का अलग होता है, एक ओवरऑल देश का होता है और हर राज्य का अलग अलग होता है। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहने का मतलब कि ये वैसे प्राइसेस होते हैं जिसपे कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदते हैं। तो देखिए, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है जिसके अंतर्गत बेसिकली 2 टाइप के ये इंडेक्स होते हैं। एक WPI, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला जाता है, यह होलसेल रेट को कंसीडर करता है। इसमें सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होते। सर्विसेज को इंक्लूड इसमें नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने ये थोड़ी सुना है कि सर्विसेज जब भी मिलता है तो हमें वो होलसेल प्राइस पे मिलता है। सेवाएं वो तो क्या है, जब बनाई जाती है उसी समय उसको कंज्यूम भी कर लिया जाता है, उसको स्टोर करके नहीं रखा जाता। लेकिन CPI जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें दोनों फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, गुड्स और सर्विसेज। ये रिटेल प्राइसेज होते हैं। तो कंज्यूमर बेसिकली रिटेल प्राइस पे ही ना सामान खरीदते हैं। कितने लोग होलसेल प्राइस पे खरीदते हैं? होलसेल बेसिकली क्या होता है? बल्क परचेजिंग के लिए। अब आपको जरूरत है 1 पेन की और होलसेल प्राइस है वह 1 लाख पे वह होलसेल प्राइस ऑफर होगा, तो आप 1 लाख पेन थोड़ी खरीदिएगा।
अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रंगराजन समिति 2014 ने तेंदुलकर समिति की तुलना में काफी ऊंची गरीबी रेखा सुझाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2011-12 में इस समिति द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक व्यय सीमा क्या निर्धारित की गई थी? देखिए, ये रंगराजन समिति है, तेंदुलकर समिति है, फिर आलग समिति थी और लक्कड़वाल समिति थी। ये अलग अलग समितियां थी जिन्होंने गरीबी रेखा के लिए अपने अलग अलग विचार दिए थे। तो आलग समिति और लक्कड़वाल समिति जो थे ये कैलोरी इनटेक पे थे, एक कैलोरी आधारित उन्होंने गरीबी रेखा निर्धारित की थी। लेकिन रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति ने एक्सपेंडिचर पे, यानी कि एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च कर रहा है उसके बेसिस पे इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो सबसे पहले तेंदुलकर ने किया था, लेकिन उसी चीज को इन्होंने इम्प्रूव किया रंगराजन समिति ने। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग क्या उनका अनुमान लगाया था, क्या उन्होंने गरीबी रेखा निर्धारित किया था उनके तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यहाँ पूछ रहा है। तो उन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए बताया था, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है। उसमें उन्होंने बोला था कि 972 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह अगर कोई इंसान खर्च कर रहा है तब वह गरीब नहीं है। अगर इससे नीचे अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति खर्च कर रहा है तब वह गरीब है। वहीं तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बताया था कि 816 रुपये से अगर कोई कम, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इंसान अगर कम खर्च कर रहे हैं एक महीने में तब वह गरीब है। वही शहरी क्षेत्र के लिए तेंदुलकर समिति का क्या था, 1000 रुपये, और रंगराजन समिति का शहरी क्षेत्रों के लिए था 1407 रुपये। तो यह 400 रुपये का डिफरेंस और इसमें 150 रुपये का डिफरेंस क्यों आया है, यह आपको थ्योरी सेक्शन में पता चलेगा किस फैक्टर्स को इन्होंने इंक्लूड किया था रंगराजन समिति ने। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसका वैश्विक उपयोग होता है और जिसे भारत द्वारा भी अपनाया गया है, किस दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड लेवल पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको इंडिया भी जारी करती है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड लेवल के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनली उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ये जारी करती है इसको, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे। लेकिन अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो नीति आयोग एनएसएसओ के साथ और मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिलकर इस चीज को जारी करती है, इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, सापेक्ष गरीबी की गणना किसके आधार पर की जाती है? बेसिकली सापेक्ष गरीबी के बारे में ही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज के भीतर आय असमानता। देखिए, गरीबी जो होता है वो दो तरीके का, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। तो रिलेटिव कहने का मतलब सापेक्ष, हम किसी से कंपेयर करते हैं, आप अपने आप को किसी से कंपेयर करके बोलते हैं। आपके पास अगर बुलेट है तो हो सकता है जिसके पास हीरो होंडा स्प्लेंडर हो या स्प्लेंडर गाड़ी हो, आप उसको बोलिएगा कि वह गरीब है, या फिर उसके पास साइकिल है, तो आप उसको अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन वही समय आप देखिए कि किसी के पास अगर फॉर्च्यूनर है तो आपको वो गरीब बोलेगा। आप क्या कर रहे हैं, ये गरीब रिलेटिव है, एक दूसरे को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी इनकम बेसिस पे। लेकिन वही चीज होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो देखा जाता है कि किस किस चीजों से वह वंचित है, किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी मापने की विधि नहीं है? मतलब इंडिया में गरीबी मापा जाता है, तो इन सब में से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे नहीं नापा जाता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और आय को मापता है, ना कि सीधे गरीबी को। उसके आगे इसका डेटा को यूज करके हम लोग यह दर्शा सकते हैं, उसमें से हम आउटकम निकाल सकते हैं कि हाँ इतने लोग गरीब हैं, लेकिन उसके साथ भी कई सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन बाकी जो है आपका हेड काउंट रेशियो, गरीबी अंतराल यानी पॉवर्टी गैप इंडेक्स और गिनी कोफिशिएंट, ये सब भारत में गरीबी मापने का एक तरीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा निर्धारित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? वहां हमने देखा था क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, यहाँ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में बात हो रहा है। यह एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर जारी किया जाता है तो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारे ये काम कर चुकी है और करती भी है, फंडिंग भी करती है, रिपोर्ट भी जारी करती है और उस पर कई सारे एक्टिवली काम भी कर रही है। एनआरएलएम में शुरू में वर्ल्ड बैंक ही जुड़ी हुई थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक अब कुछ दिनों से हट गई, कुछ दिनों से क्या कुछ सालों से ये हट गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एमपीआई मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया है।
यह अपनाना इस सहमति को दर्शाता है कि गरीबी मापन को अलग समितियों द्वारा उपयोग किए गए किस प्रारंभिक और संकीर्ण, संकीर्ण कहने का मतलब कि वह बहुत छोटा है, नैरो माइंडेड है, मापदंड से आगे बढ़ना चाहिए। तो यह बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है, लेकिन इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि देखिए एमपीआई को ग्लोबल लेवल पे क्यों अपनाया गया है। सबसे बेहतर तरीका गरीबी मापने का यही होता है, इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो यह क्या करता है कि आलग समिति में जो कमियां थी, आलग समिति ने गरीबी को कैसे दर्शाया, कैलोरी इंटेक के माध्यम से 2400 कैलोरी आपका गांव के लिए और 2100 कैलोरी शहर के लिए। तो वह क्या करता था, गरीबी को पूरे तरीके से नहीं दर्शा पाता था, यह बहुत ही नैरो अप्रोच था। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को क्यों इंक्लूड किया गया था इसमें, यह कमी यही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज। सिर्फ कैलोरी के बेसिस पे आप गरीबी को निर्धारित नहीं कर सकते, इसीलिए बाकी फैक्टर्स भी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या होता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है, जीवन स्तर देखा जाता है, सब कुछ उसमें ये चीज इंक्लूड करके ही जारी किया जाता है कि वह अगर कोई इंसान गरीब है तो वह किस किस क्षेत्रों से वंचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गांव में उद्योगों की कमी और कृषि क्षेत्र की मौसमी प्रकृति मिलकर मुख्य रूप से ऐसी स्थिति पैदा करती है जिसमें गरीबी बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यह पूछ रहा है कि गांव में उद्योग की कमी है और कृषि क्षेत्र का भी मौसमी जो नेचर है कि मौसम अच्छा रहा, मानसून अच्छा रहा, अब फसल अच्छा होगा, खराब हुआ तो फसल खराब होगा। यह एक स्थिति को पैदा करती है जिसमें गरीबी बढ़ जाती है, ग्रामीण गरीबी। तो इसका बेसिकली पूछ रहा है कि यह मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्या करता है, बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी के कारण यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती है बल्कि गरीबी बढ़ जाती है। चलिए अब अगला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, रूरल इकोनॉमी। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में असंगठित क्षेत्र की परिभाषा से कौन सी समिति सबसे अधिक जुड़ी हुई है। यहाँ पूछ रहा है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था इंडियन रूरल सोसाइटी में, रूरल इकोनॉमी में, कि वहाँ दोनों तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे इनफॉर्मल ही होते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, उसके बारे में डेफिनेशन, कौन सी समिति इससे सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनसीयूएस अर्जुन सेनगुप्ता समिति। देखिए इसके बारे में बताया मैंने, भारत में असंगठित क्षेत्र की स्पष्ट परिभाषा और आंकड़े असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीयूएस ने दिए हैं, जिसकी अध्यक्षता अर्जुन सेनगुप्ता जी ने की थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में द्वैतवाद यानी डुअलिज्म को दर्शाता है। तो दोनों चीज यहां देखने को मिलता है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या देखने को मिलता है, आधुनिक यांत्रिक खेती, यह बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन ये चीज देखने को मिलता है। और दूसरा पारंपरिक निर्वाह कृषि का सअस्तित्व, दोनों चीज हमें देखने को मिलता है। मॉडर्न मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी मिलता है और ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस फार्मिंग भी। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ग्रामीण असंगठित क्षेत्र की एक प्रमुख सीमा कौन सी है। सीमा मतलब कि लिमिटेशन, उसकी कमियां कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें क्या है, कौशल विकास और उत्पादकता की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र जो है वह बढ़ते जा रहा है। देखिए वो बढ़ते जा रहा है और उसमें प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। अगर लोगों का कौशल विकास कर दिया जाएगा तो वह इनफॉर्मल सेक्टर क्यों डेवलप होगा। लोग क्या करेंगे, अपने फर्म को रजिस्टर करेंगे गवर्नमेंट सब्सिडीज लेने के लिए। इनफॉर्मल सेक्टर यही होता है ना, जिसमें आपको किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। तो ये सब चीज अगर आपका कौशल जब डेवलप कर दिया जाएगा, स्किल डेवलप कर दिया जाएगा, तो आपको यह भी बताया जाएगा कि आप लोन कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपका स्किल डेवलप हो जाएगा तब उत्पादकता की कमी भी नहीं रहेगी, उत्पादकता में बढ़ोतरी आएगी। तो ये सब चीज इसका प्रॉब्लम है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ग्रामीण बैंकिंग और सहकारी समितियों के अलावा कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए ऋण व वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में किन दो संस्थाओं समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है या फिर होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे कि ऑप्शन 1 क्यों नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। नबार्ड क्या करती है, वह प्रोजेक्ट को फंड करती है, वह किसी इंडिविजुअल को लोन नहीं देती है। और कमर्शियल बैंक भी क्या है, कमर्शियल बैंक के पास आप डायरेक्टली जाइएगा, वो रूरल डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती है।
ये ग्रामीण बैंकिंग क्या हो गया, रीजनल रूरल बैंक, वह बनाया ही गया है कि वह आपके गांव को सर्व कर सके, वहां के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। उसका नाम ही है रीजनल रूरल बैंक। और सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स, वह भी इसीलिए डेवलप किया गया था कि वह लोगों का भला कर सके, तो बैंकिंग के माध्यम से कर रही है। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस, वह सिर्फ छोटे छोटे लोन प्रदान करते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, सबसे ज्यादा यही काम आता है, और एनआरएलएम इसी को प्रमोट कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या है, महिलाएं आपसी बचत करती हैं और उसको एक दूसरे का वही सेविंग्स एक दूसरे को वो लोन के तौर पे प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रचंड बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये मुख्य वजह कृषि कार्य की किस अंतर्निहित, यानी कि वह इनहेरेंट है उस चीज में, वह पहले से ही जड़ा हुआ है, विशेषता से होती है। यहाँ क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कृषि की किस वजह से होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द सीजनल नेचर ऑफ वर्क, कार्य की मौसमी प्रकृति। देखिए कार्य की मौसमी प्रकृति हो रही है, जैसे होता क्या है इसमें, जब सीजन चल रहा है खेती का, उस समय लोग उसमें खेती करने के लिए आ जाते हैं, फैमिली के पूरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही खेती का सीजन खत्म होता है, वह क्या करते हैं, चले जाते हैं बाहर और कमाने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैनुअल लेबर्स इसी के रूप में। और जब खेती का सीजन होता है तो पूरे के पूरे यहाँ पे आ जाते हैं कि भैया इससे हमको, ये हमारा खेत है, उसमें अगर हम लोग उपजाएंगे नहीं तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अच्छा खासा वो लोग इनकम कर नहीं पा रहे। तो यहाँ इस उम्मीद से सारे लोग चले आते हैं। इसमें यहाँ पे डिपेंडेंट हुए हुए एक सीजन में, खेती के सीजन में आ गए, अब फैमिली में 5 लोग हैं और पांचों के पांच आके अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे आके खेती कर रहे हैं। वो क्या रहा है, जबकि इसकी खेत में जरूरत है 2 ही लोग की, लेकिन पांचों लोग इन्वॉल्व हैं, तो एडिशनल 3 लोग क्या कर रहे हैं, वो रोजगार तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बेरोजगार हैं, क्योंकि उस उनके इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। यही होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभुत्व को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, तो देखिए ये रूरल सोसाइटी, इंडियन रूरल सोसाइटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि उसका रूरल इकोनॉमी जो है उसमें अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व है, इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट इस चीज को सबसे बेहतर एक्सप्लेन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकांश कार्यबल ऐसे कार्य में लगा होता है जिनमें सरकारी पंजीकरण, औपचारिक अनुबंध या फिर सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। तो इनफॉर्मल सेक्टर वैसे ही सेक्टर होते हैं जिसमें आपको किसी तरीके का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जब रजिस्ट्रेशन ही आप नहीं करवा रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाइएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ रहा है तो आप सामाजिक सुरक्षा कैसे दीजिएगा। सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब जॉब सिक्योरिटी, पेंशन हो गया, एचआरए, ये सब, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज। आप अगर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे बकायदा आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, एक ये मिलता है ज्वाइनिंग लेटर, उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहता है कि इतना आपका पीएफ कटेगा, एचआरए इतना मिलेगा, ये सब चीज सब कुछ मेंशन रहता है। लेकिन अगर कोई ये फुचका या चाट का दुकान खोल रहे हैं या ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए ना तो उनको कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है, जब वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं तो आगे कोई कानून वो मानेंगे नहीं। अगर वो स्टाफ भी रख रहे हैं तो स्टाफ को क्या वो ज्वाइनिंग लेटर देते हैं कि हाँ हम लोग ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं आपको कि XYZ गोलगप्पा चाट भंडार, उस पे आप आइए, कल से आप काम करिए, इतना महीना होगा, इतना वर्किंग आवर होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब उनको ये जारी करना पड़ेगा, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होगा भविष्य में तो बढ़िया बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवासन को एक चुनौती माना जाता है। यह प्रवासन आमतौर पर किस अन्य मुख्य प्रमुख चुनौती से जुड़ा होता है। यह प्रवासन के बारे में पूछ रहा है, वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के कारण यह उत्पन्न होता है। अब बहुत सारे लोग यह बोल रहे होंगे कि गैर कृषि क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, तो देखिए ये बढ़ रही है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ रही है कि यह कृषि को खत्म कर दे। छोटे किसानों का प्रभुत्व, इसके कारण प्रवासन नहीं होता। यहाँ देखिए प्रवासन यहाँ बोला गया है, तो छोटे किसानों का प्रभुत्व है तो प्रवासन क्यों होगा। जब बहुत ज्यादा छोटे किसान हैं वहां पे तो वो बाहर क्यों जाएंगे कमाने के लिए, वहीं पे खेती नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, तो मॉनसून पर निर्भरता प्रवासन का एक कारण है, लेकिन वह किस तरीके का प्रवासन।
सीजनल माइग्रेशन यानी कि मौसमी प्रवासन। यहाँ ओवरऑल प्रवासन के बारे में बोला जा रहा है कि उस जगह को छोड़ के ही लोग दूसरे जगह बस जाते हैं, कि भैया खेती को वो लोग दे देते हैं रेंट पे और वह दूसरे शहर में जाके पंजाब हरियाणा दिल्ली बंगाल जाके वहाँ वह ब्लू कॉलर तो जॉब नहीं वहाँ मिलेगा उनको, बल्कि वो क्या करेंगे वहाँ बस जाते हैं, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लेबर या मैनुअल लेबर के रूप में काम करते हैं। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्रवासन को इसीलिए बोला था कि यह मौसमी प्रवासन नहीं लिखा हुआ। अगर मौसमी प्रवासन बोलता तब ये चीज आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ प्रवासन का मतलब हो गया कि कंप्लीटली वो दूसरे जगह जाके बस ही जाते, उसको भी तो प्रवासन ही बोला जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उस खेती को क्या कहा जाता है जिसमें अधिकांश ग्रामीण किसान छोटे भूखंडों पर मुख्यतः स्वयं के उपभोग के लिए खेती करते हैं? तो ऐसा फार्मिंग टेक्निक जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वह बेचने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास छोटी जमीन होती है तो उसमें उपजाते हैं वह अपने खाने के लिए ही। बेचने के लिए हो सकता है वह कुछ और काम करें अपनी इनकम के लिए, लेकिन उनके पास इतना जमीन नहीं होता है कि वह उसको बेच पाए, तो अपने कंजम्पशन के लिए वो लोग उपजाते हैं। वैसी खेती तकनीक को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑप्शन सी सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी आत्मनिर्वाह कृषि। इसमें उतना ही उगाते हैं जितना वो एक फैमिली या फिर उनसे रिलेटेड फैमिली है उनका कंजम्पशन नीड्स पूरा हो सके। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ई नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ई नैम पोर्टल या फिर स्कीम जो है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या करता है? डिजिटल कृषि विपणन को सुगम बनाता है, यानी कि डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग को फैसिलिटेट करता है। अब ये डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? तो बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन पोर्टल ये डेवलप करता। तो ये एक मार्केटिंग का बहुत अच्छा तरीका। ये मैंने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया। गवर्नमेंट ने क्या किया? इस पोर्टल का इजाद किया। अब इस पोर्टल के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट को, अगर उनका बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वह इस पोर्टल पर रजिस्टर कर देंगे कि देखिए हमारा इस डिस्ट्रिक्ट का ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा। वह जो ई नैम पोर्टल है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लोग उसको देख सकते हैं। हो सकता है कोई बिहार से दूसरे स्टेट का, जैसे तमिलनाडु का ही एक बिजनेसमैन देखेगा कि हाँ भैया यहाँ का चावल जो है बहुत बढ़िया है और यह किसान ने यहाँ पे ई नाम पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा, तो अब हम लोग डायरेक्टली वहां से खरीद सकते हैं। तो यह ई नाम पोर्टल का फायदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अनौपचारिक क्षेत्र को लचीला माना जाता है मुख्यतः किन दो कारणों से? इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इन दो कारणों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें प्रवेश और निकास में आसानी होती है तथा अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको एक फुचका का ठेला लगाना है तो 10,000 में आप ठेला लगा लीजिएगा, और अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो तुरंत आप पीछे हट जाएगा, उसको आप समय नहीं दीजिएगा। इस महीने नहीं बिका, अगले महीने हो सकता है बिकेगा, फिर अगले महीने भी नहीं बिका, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका इनपुट कॉस्ट तो लगाते जा रहे हैं, तो आप क्या करिए, हो सकता है दूसरे महीने में ही आप एग्जिट कर लीजिए। लेकिन वही बिजनेस आप 1 करोड़ रुपया लगा के कोई स्टार्ट करते हैं, 1 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अगर आप 10-20 लाख रुपया लगा के भी कोई अगर आप शोरूम ओपन करते हैं तो आप कम से कम 6 महीना तो उसको टाइम दीजिएगा कि हाँ 6 महीना हम लोग वेट करते हैं, नया दुकान है, अभी चलने में टाइम लगेगा, लोग आपको यही आश्वासन देंगे। वो क्या है? फॉर्मल सेक्टर हो गया। लेकिन ये इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है कि प्रवेश भी आसान होता है और निकास में भी आसानी होती है, और इसमें अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज्यादा ह्यूज कैपिटल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा इंडियन रूरल सोसाइटी, रूरल पॉवर्टी और रूरल इकोनॉमी। अब लास्ट बच गया है पंचायती राज, तो इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा अनुच्छेद पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है? क्वेश्चन बेसिकली यही पूछ रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, जो पंचायत इलेक्शंस करवाते हैं, वह हमारे संविधान के किस आर्टिकल के तहत मेंशन्ड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 के। तो आपने पढ़ा था कि जब 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो उस समय आर्टिकल्स जोड़े गए थे, आर्टिकल 243A से लेके 243O तक, यानी ये है। और टोटल इसमें 29 कार्य विषय निर्धारित किए गए थे, कुछ अनुसूचियां, एक अनुसूची जोड़ी गई थी, कुछ नया पार्ट इंक्लूड किया गया था। तो ये सब चीज है, वो आप लोग अभी तक अगर ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा पार्ट और स्केड्यूल के बारे में पढ़ लीजिए, और यह आर्टिकल भी देख लीजिएगा। मैं जहां तक हो सकता है क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस समिति ने सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर देने की कोशिश करिएगा। जल्दीबाजी में अगर आप आंसर करिएगा तो आपका आंसर गलत ही हो जाएगा। मोस्टली लोग यहाँ बलवंत राय मेहता समिति पर टिक करके चले आएंगे।
ये समिति के बारे में पूछ रहा है। समिति और पंचायती राज से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत जगह ट्रिक के माध्यम से पढ़ा होगा कि भैया जहां पंचायती राज और समिति का नाम है वहां बलवंत राय टिक कर देना। तो ये चीज नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल सिंघवी कमेटी, जो 1986 में इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी। देखिए अलग अलग समितियां ने क्या दिया था। बलवंत राय मेहता 1957 में उन्होंने सिफारिश दिया था त्रिस्तरीय संरचना के लिए। अशोक मेहता जी ने 1977 में दिया था 2 स्तरीय संरचना के लिए। जीवी के राव समिति ने 1985 में अपनी समिति दी थी। उन्होंने बताया था कि पंचायत जो है यह सेंट्रल टू रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने बोला था कि अगर गांव को विकास करना है तो आपको पंचायत स्टैब्लिश करना होगा। और उसमें वो उन्होंने जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, जो यानी शक्ति विकेंद्रीकरण का, तो जीवी के राव समिति ने ही बोला था। और सबसे लास्ट में एल सिंघवी समिति 1986 में उन्होंने बोला था कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए और यही आधार बनी थी 73वें संविधान संशोधन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के मामले में न्यायालयीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है सिवाय चुनाव याचिका के? क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि पंचायतों के जो मामले होते हैं वह न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, उसको कोर्ट में उसको आप ये कर ही नहीं सकते, अपील कर ही नहीं सकते। इसको अपील करने का एकमात्र साधन होता है चुनाव याचिका के माध्यम से, यानी कि इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से। उसका एक अलग प्रोसेस होता है कि एक कंसर्न अथॉरिटी के पास आपको भेजना होता है, फिर जाके वह जुडिशियरी के पास जाता है। लेकिन ऐसे जितने भी विवाद होते हैं पंचायत के मामले में, वह स्टेट लेजिस्लेचर कानून जो बनाता है उसी के माध्यम से इसका निपटारा होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद उस चीज को रोकता है, हस्तक्षेप को रोकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 243O। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो कोर्ट्स हैं वह पंचायत के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर वह मैटर होगा तो वह इलेक्शन पिटीशन यानी कि चुनाव याचिका के माध्यम से किया जाएगा। तो अगर इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है तो वह एम लक्ष्मीकांत में आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ ग्राम सभा के रिलेटेड क्वेश्चन है और ग्राम सभा बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो ग्राम सभा को पंचायती राज की नींव माना जाता है। इस संदर्भ में इसकी शक्तियों और कार्यों के बारे में कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक है? तो चलिए एक एक कथन को पढ़ लेते हैं, चूंकि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे तीनों पंचायतों के साथ एक स्वतंत्र चौथे संवैधानिक स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव करना है, परंतु इसके पास कोई वित्तीय अथवा बजटीय अधिकार नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यह गांव के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर बनती है तथा गांव का बजट विकास कार्यों को मंजूरी देती है और ग्राम पंचायत को जवाबदेह बनाती है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यह विकास योजनाओं को मंजूरी तो देती है, लेकिन इसके बैठकें संविधान के अनुसार वर्ष में केवल 2 बार आयोजित होती है, जिससे इसकी निगरानी क्षमता सीमित हो जाती है। देखिए ग्राम सभा के बारे में यही बोल रहा है कि ग्राम सभा क्यों उसको नींव माना जाता है पंचायती राज की। तो यह ऑप्शन सी जो है यानी स्टेटमेंट सी, वह सबसे बेस्ट डिफाइन करता है कि यह ग्राम सभा को पंचायती राज की नींव, क्योंकि यह क्या करता है, यह होता क्या है, तो यह गांव के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर बनता है और यह गांव का बजट विकास कार्यों को मंजूरी भी यही देता है और ग्राम पंचायत को जवाबदेह भी यही बनाता है। तो यह वोट तो दे रहा है, अपना नेता तो चुन रहा है, लेकिन साथ में निर्णय निर्माण में भी इसका भागीदारी रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग विधानसभा में और लोकसभा में, वह इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है विधानसभा और लोकसभा। यहाँ पे हमारा प्रतिनिधि जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वह हमारे आवाज में जाके संसद में या फिर विधानमंडल में बोलते हैं, हमारी चीजों को रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा जो है वह नेता को अगर चुन रहे हैं तो मीटिंग में वह खुद ही बैठते हैं, यानी वोटर्स ही वह मीटिंग में बैठते हैं। तो यह एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पंचायतों के वित्त का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के फाइनेंस के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 243H। आर्टिकल 243H में क्या बोला गया है? राज्य विधानमंडल को पंचायतों को कर, शुल्क, टोल आदि लगाने और वसूलने की शक्ति देने का अधिकार देता है, क्योंकि यह राज्य विधानमंडल ही पूरा पंचायत का नियम कानून बनाता है और उसका जो भी विवाद होता है इसी के लॉ के अकॉर्डिंग होता है जो राज्य विधानमंडल बनाता है। तो उसमें यह भी प्रावधान करता है कि पंचायत जो है वह लोकल टैक्सेस वसूल कर सकते हैं, लोकल फीस और टोल। देखिए ये सब इसके रेवेन्यू के सोर्सेज हुए हैं, यानी कि आय के स्रोत हुए हैं। तो मैंने वीडियो में, पंचायत के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि पंचायती राज का जो होता है
वहां पे सरकार बन गई, अब उनके लिए फंड्स का इंतजाम कहाँ से होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है, लेकिन पंचायत तो अपना बजट नहीं तैयार करती, मतलब वो पब्लिकली उसको डिक्लेयर नहीं करती। वो ठीक है, वो हायर अथॉरिटी को डिक्लेयर करती है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा पब्लिकेशन नहीं होता। तो वो पैसा कहाँ से लाएगी वो डेवलपमेंट कार्य करने के लिए? क्योंकि 29 कार्य विषय उनको दिए गए हैं, तो पैसा वो पूरा पूरी स्टेट और सेंट्रल पे तो डिपेंडेंट नहीं बनेगी, तो उनके लिए कुछ स्वायत्ता दी गई है। वो सब चीज वहां मेंशन है कि उनके लिए फंड्स का कौन कौन सा होता है। तो कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आता है, फाइनेंस कमीशन की तरफ से ग्रांट आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी देता है, वो ग्रांट नहीं बल्कि वो उसका एलोकेशन करता है, और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी करता है। फिर कुछ एनजीओज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रांट देते हैं। फिर पंचायती राज लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन डायरेक्टली नहीं ले सकता है, बल्कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद ही। अब चलिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान में पंचायती राज को शामिल करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के कि कौन सा कथन सही है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में स्थित है, इसको शामिल किया गया है क्योंकि संविधान निर्मातागण जो थे, विशेषकर अंबेडकर जी, जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक असमानताओं के कारण सतर्क थे। चलिए ये दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन में 9 पार्ट 9 अनुच्छेद 243 टू 243 को जोड़कर और 11वीं अनुसूची जिसमें 29 कार्य विषय जोड़े गए हैं, सम्मिलित करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बनाने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया था और इस संरचना को 73वें संविधान संशोधन द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा पूरी गलत है। 1935 का पंचायती राज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा रिवीजन सीरीज जो कि सेक्शन 1 का था। अब बहुत जल्द ही देखिए, 1-2 दिन टाइम मैं नहीं लूंगा, मुझे भी कंटेंट तैयार करने में, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करने में समय लगता है कि आपको ऐसा कौन सा क्वेश्चन बताऊं, किस तरीके के उसमें ऑप्शंस रखूं जिससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अब आप टाइम नहीं है कि आप कुछ नया चीज पढ़िए, जो भी हो सकता है आप इसी से रिवाइज करिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपने एंड से पूरी मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना 100% दें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।